सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो कार्य शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, और इस पर आप 2 स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली असली वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगी, और जीएसटी का असली एप्लीकेशन इसमें सीखने को मिलेगा। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली। तो हम कौन है? पुनीत हैं, और हम कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में। तो ध्यान रखना है, अगर आप दिल्ली से बाहर सामान बेचोगे तो इंटर स्टेट सेल होगी, और दिल्ली के अंदर ही सामान बेचोगे तो इंट्रा स्टेट सेल होगी। तो अब सबसे पहले पॉइंट में लिखा है नंबर 1, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000। तो मुझे एक करण और कंपनी नाम की, मतलब कंपनी कह लो या एंटिटी से फ़ोन आया और उसने मुझे एक ऑर्डर दिया। तो मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000। चलो, तो लिखो सॉल्यूशन नंबर 1। बताइए जी। तो करण और कंपनी ने मुझे फ़ोन करा, हेलो करण। तो करण उधर से कह रहा है कि भाई 50,000 रुपये के गुड्स भिजवा दो। तो बताओ मैं क्या जर्नल एंट्री करूं? ठीक है, तो इसका मतलब आप हो नालायक। तो आपको लिखना है फर्स्ट का आंसर नो एंट्री। तो लिखो नो एंट्री। अब बताओ क्यों? क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। अगर मैं फ़ोन पे आपको फ़ोन करके बोलूँ कि चलो कल ताजमहल खरीदने चलेंगे, तो उससे उसका कोई अकाउंटिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है, ध्यान रखना। रिसीव्ड एन ऑर्डर का मतलब होता है कि बस हमें फ़ोन पर किसी ने ऑर्डर दिया है, अभी आपने बेचा नहीं है, कुछ ऑर्डर मिला है बस। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए देता है इस तरह की ट्रांजैक्शन। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, आप क्या लिख दोगे? नो एंट्री। उसके बाद सेकंड में लिखा है
रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख। तो यहाँ तक तो देखो वही बात हो रही है अभी तक। हमें AK एंड कंपनी से ऑर्डर मिला है 1 लाख रुपए के गुड्स का, लेकिन आगे बढ़ो आगे, अलॉन्ग विद ए चेक फॉर 25,000 रुपये एज एडवांस। तो अब मेरे को एक और फ़ोन आया, इस बार AK का फ़ोन है। हेलो AK। तो AK कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है 1 लाख रुपए के गुड्स भेज दो। तो मेरे को भी वैसे इसका कुछ नहीं करना, लेकिन उसने फ़ोन के साथ अपना एक दूत भी भेजा है, मतलब कि एक वो भेजा है, मान लेते कोई रिप्रेजेंटेटिव आदमी भेजा है, और उसने साथ में एक 25,000 का मुझे चेक भेजा है एज एडवांस। तो अब मैं क्या एंट्री करूँगा बताओ। तो हमें चेक मिला, तो हम मान लेते हैं कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। तो लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये, और 2 हमारे लिए ये एडवांस लाइबिलिटी है ना, तो हम लिखेंगे 2 एडवांस फ्रॉम AK, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो हमें 25,000 रुपये का मतलब चेक मिला, एडवांस मिला, तो ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। उसके बाद नंबर 3 में लिखा है पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 60,000। इस लाइन का मतलब है कि हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, यानी कि बहुत से हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हमने अभी तक सैलरी पे नहीं करी, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हमने उसमें लिखा है पेड टू स्टाफ 40,000, 40,000 रुपये पे कर दिए। तो हो सकता है कुछ लोगों की सैलरी आपने पे कर दी, तो वैसे हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000 है, लेकिन उसमें से आपने 40,000 पे कर दी। तो बताइए इसकी एंट्री आपके हिसाब से क्या होगी? उल्टा बोला मैडम आपने। तो इसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, हमने पे करा है ना, और हमारे पैसे कम हो गए, हमारा कैश चला गया। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो गई, टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, नरेशन आप लिखते रहना अपने आप, या मतलब ऐसे ही लिख लो, अभी तो एग्जाम में लिख लेंगे, तो हर जर्नल एंट्री की नरेशन आ जाएगी। उसके बाद जी नंबर 4 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा। तो आपने भारत को गुड्स बेचे जो हरियाणा में रहता है, ऑफ ₹10,000 प्लस IGST 12%, आउट ऑफ विच, जिसमें से 1/5 वर रिटर्न बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव। तो पहले तो आपने भारत को गुड्स बेचे और फिर भारत ने उसमें से 1/5 वापस भी कर दिए। तो इसमें हमको 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी 4th पॉइंट के लिए। तो पहले भारत को गुड्स बेचने की एंट्री बताओ क्या होगी? वेरी गुड नालायक। भारत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपने 10,000 रुपये के गुड्स भारत को बेचे, तो भारत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर सेल्स के साथ क्या चिपकाना है? आउटपुट IGST। वेरी गुड। तो 12% IGST निकालो, कितना आएगा? 1,200 रुपये। तो दोनों को जोड़ के भारत को डेबिट कर दो, तो कितना आ जाएगा भारत? 11,200। तो ये आपने गुड्स बेच दिए भारत को। ठीक है, अब लिखा है कि भारत ने वापस कर दिए, पढ़ लो चाहे, लिखा था ना उसी के बाद, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भारत। अब उसमें से 1/5 जो है वो भारत ने रिटर्न कर दिए, तो 1/5 सामान रिटर्न भी हो गया। तो सेल्स रिटर्न की बताओ एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भारत।
अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 2000। वेरी गुड, क्योंकि जब आपने बेचा था तो बेचा था 10,000 का और 1/5 वापस हो गया, तो अगर आप 10,000 का 1/5 निकालोगे तो वो आ जाएगा 2,000 रुपये, राइट? ठीक है जी। फिर उसके बाद बस ख़त्म या कुछ और भी करना है? क्या सिखाया था सर? हमें कुछ याद नहीं है, हम नील बटा सन्नाटा हैं। जब सेल करते समय आउटपुट जीएसटी चिपकाया था नीचे, तो अब सेल रिटर्न करते समय उस आउटपुट जीएसटी को रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। ये याद है या नहीं? पहले तो ये बताइए, याद है? वेरी गुड। तो ये सिखाया था ना जब आपको रिवर्सल के बारे में बताया था। तो जब आप सेल करते हो तो आउटपुट जीएसटी चिपकाते हो नीचे, तो अगर सेल रिटर्न हो रही है तो उस आउटपुट जीएसटी को रिवर्स भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब निकालो 12% कितना हो गया? 2000 का 12% कितना हो गया? 240। तो दोनों को जोड़ के लिख लो 2240। तो पहले भारत को आपने सेल करी, फिर भारत को सेल जो करी वो रिटर्न हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 में लिखा है चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज। अब हमें एक चेक मिला था फिरोज से, फिरोज ने हमें एक चेक दिया था, ठीक है। चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया। तो हमें फिरोज से एक चेक मिला था, वो डिसऑनर हो गया। तो बताओ चेक डिसऑनर होने की एंट्री अगर हमें फिरोज से चेक मिला तो? सर हमें कुछ नहीं आता। वेरी गुड, तो ये सही है। फिरोज डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी किसी आदमी का चेक आपको मिले और वो डिसऑनर हो जाए तो ये उसकी जर्नल एंट्री होती है, फिरोज डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बीइंग चेक डिसऑनर्ड, तो नरेशन तो आप लिख ही लोगे। चलो उसके बाद जी नंबर 6 में लिखा है रिसीव्ड 40 पैसे इन ए रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। लो जी, अब इस फिरोज से, जो ऊपर ये फिरोज नामक आदमी था ना जिसका चेक अभी अभी डिसऑनर हुआ, उस फिरोज से आपको 40 पैसे इन ए रुपी मिला है। तो 40 पैसे इन ए रुपी का मतलब 40%। तो बताओ नंबर 6 की एंट्री क्या होगी? अगर आपको फिरोज से 40% पैसे मिले तो क्या एंट्री लिखेंगे अब हम? कैश अकाउंट डेबिट टू फिरोज। बैड डेट रिकवर्ड क्यों? बैड डेट थोड़ी ना हो गए अभी से फिरोज के, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। तो बस अभी तो फिरोज ने आपको 40 पैसे यानी कि 40% रुपए दे दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिरोज। चलो उसके बाद जी नंबर 7, ये भी सिखा रखा था पहले। रिसीव्ड ए चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स के बाद आपको मोहन से चेक मिला, मतलब आप डाल नहीं पाए ये चेक बैंक में आज, तो इसकी एंट्री क्या? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये टू मोहन। और अगर बैंकिंग आवर्स के अंदर अंदर ही मिल जाता चेक तो हम ये मान लेते कि वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर चुके, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है ना। तो क्योंकि ये चेक हमें मिला बैंकिंग आवर्स के बाद, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। उसके बाद नंबर 8 जो है उस पर आपको 2 तारे लगाने हैं। एग्ज़ाम के लिए इस पर लिखना है 100%। ये ट्रांजैक्शन आपकी टीचर आपसे पूछेगी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए। तो नंबर 8 पर हमें हो सकता है 5-10 मिनट लग जाएं चर्चा करते हुए, तो आप घबराइएगा मत, बस सीख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन नंबर 8 में लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ऑफ ₹10,000 प्लस
IGST 12%। बस इतना पढ़ना है, अभी आगे नहीं पढ़ना। पहले इतनी स्टोरी समझा देता हूँ। आपने किसी वरुण नाम के आदमी से, ये बना देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम, ये वरुण नाम का आदमी है, चंडीगढ़ में रहता है। आपने इससे गुड्स खरीदे, ठीक है, ये आप हो, आपने इससे गुड्स खरीदे। कितने रुपए के गुड्स हैं? 10,000 के। तो आपने अगर वरुण से गुड्स खरीदे तो आप क्या एंट्री करोगे बताओ? आपने गुड्स खरीदे तो क्या एंट्री करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, पहले तो यही करोगे। अब परचेज करा तो क्या चिपकाओगे? इनपुट IGST, क्योंकि वरुण रहता है चंडीगढ़ में, हम रहते हैं दिल्ली में। तो इतनी ज्योग्राफी का ज्ञान तो आपको है कि भाई ये अलग अलग इंटर स्टेट बन गए बात। तो इनपुट IGST कितना डेबिट, कितने प्रतिशत इनपुट IGST है? 12% लिखा है ना, 12%। तो 12% आ गया 1200 टू वरुण। तो आपने वरुण से 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया। तो पहले आप इतनी एंट्री कर लो और इतनी एंट्री मुझे बता दो। इतनी एंट्री समझ आ गई पहले? सिंपल। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, धीरे धीरे पढ़ना। एंड के बाद लिखा है एंड सोल्ड देम। देम मतलब वही डब्बे जो आपने अभी अभी वरुण से खरीदे, वही डब्बे सोल्ड देम टू अरुण। अरुण हिमाचल प्रदेश में रहता है। और फिर लिखा है एट ₹22,400 इंक्लूडिंग IGST 12%। इसे ब्लॉक बना लो। तो जो मुझे खेल सिखाना है मेन, वो थोड़ा सा इसको लेकर है। तो अब देखो, पहले मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो आपने 3 डब्बे खरीदे थे वरुण से, है ना? तो आप कितने चालू हो देखो। आपने वही 3 डब्बे अब क्या करे बताओ? अरुण को सेल कर दिए। बिल्कुल सही। तो वो 3 डब्बे आपने अरुण को सेल कर दिए। ये अरुण हिमाचल प्रदेश में रहता है, शिमला में। तो आपने ये 3 डब्बे अरुण को बेच दिए। तो जब आप बेचोगे तो बेचने पे क्या चिपकाओगे? आउटपुट IGST। वेरी गुड, है ना? तो एक बार बेचने की एंट्री बताना। बेचने की एंट्री करेंगे इसी के नीचे। वेरी गुड। अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के साथ क्या चिपकाओगे? टू आउटपुट IGST अकाउंट। पहले एंट्री क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन की जो चालूगिरी है, क्वेश्चन जो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है वो ये, या जो गलत करवाना चाहता है वो ये कि कितने का बेचा ये नहीं दिया। यानी कि आपने माल कितने का बेचा है, सेल कितने की करी है, ये नहीं दिया। उसने सिर्फ आपको वो फिगर दे रखी है। अगर आप ध्यान से उसकी अंग्रेजी पढ़ो दोबारा से। लिखा है कि आपने सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला हिमाचल प्रदेश एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST। यानी कि ये जो 22,400 रुपए दे रखे हैं, ये IGST लगाने के बाद दे रखे हैं। यानी कि इसके अंदर IGST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो पहले मुझे बोलने देना, बीच में अपना चू चपेट ना करना। यानी कि आप जितने का भी सेल करते हो, उस सेल वैल्यू पर पहले आप IGST लगाते हो, है ना? लगाते हो कि नहीं लगाते? 12%। फिर दोनों को जोड़ते हो और दोनों को जोड़कर फिर वैल्यू लिखते हो। ऐसे ही करते हो ना? तो उसने आपको यह बताया है कि जो वैल्यू है IGST को इंक्लूड करके वो 22,400 है। यानी कि उसने आपको दोनों का जोड़ तो बता रखा है कि 22,400 है, लेकिन उसने ये नहीं बता रखा कि मतलब अलग अलग कितना है। पहले समझ आ गया मैं क्या समझा रहा हूं? तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो आप चाहें अरुण के आगे अब 22,400 लिख लो। और अब आपको अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिखाते हुए ये बताना है कि अब अलग सेल कितना लिखूं मैं और आउटपुट IGST कितना लिखूं मैं। ओके, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं।
हम थोड़ी देर के लिए सेल को x लेट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे छोटी सी एक वर्किंग कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि सेल्स जो है वो है x। तो अगर सेल्स की वैल्यू x है तो IGST 12% कितना होगा, 12/100x, यही होगा, राइट। और आप ये जानते हैं कि इन दोनों को जोड़कर, यानी सेल्स को और उस सेल पर लगे IGST को जोड़कर दोनों का टोटल कितना दे रखा है, 22,400 दे रखा है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। भाई समझ आ रहा है? तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप, कॉमन एलसीएम ले लो और आप नोट भी करते रहो मेरे साथ साथ। 100 तो 100x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 22,400, ये बन गया 112x इज इक्वल्स टू 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 112 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा x, 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब सेल कितनी, 20,000, 20,000। तो अब आप सेल के अंदर, सेल के डब्बे के अंदर 20,000 रुपये लिख सकते हैं। तो अब आप इस सेल वाले डब्बे के अंदर कितने रुपए लिख सकते हैं, 20,000। तो अगर आपकी सेल अब आपको 20,000 पता चल गई तो उसका 12% कितना आएगा IGST, 2400। तो अब आप आउटपुट IGST के आगे भी 2400 लिख सकते हो। तो देखो ये टैली हो गया, ठीक है भाई। तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो, तो ये तो थी उसकी थोड़ी सी चालाकी। अब अगला पॉइंट आपको जड़ से हिला देगा, हो सकता है आप पागल हो जाओ, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब लिखा है अगले पॉइंट में, 9th पॉइंट पढ़ना, अरुण रिटर्न्ड गुड्स ऑफ 6720 इंक्लूडिंग IGST। अरुण ने गुड्स रिटर्न कर दिए और लिखा है, फिर से लिखा है ऑफ ₹6720 इंक्लूडिंग IGST। बस कट, पहले इतना पढ़ते हैं। अब अरुण कौन था बताओ, अरुण, ये डायग्राम देखो भाई, अरुण ये रहा, हिमाचल प्रदेश में रहता था। तो अब अरुण को कुछ डब्बे पसंद नहीं आए, तो अरुण ने आपको डब्बा क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। और जो अरुण ने आपको डब्बा वापस लौटाया उसकी वैल्यू दे रखी है 6720, और वो वैल्यू फिर से क्या दे रखी है, ध्यान से पढ़ो अंग्रेजी, इंक्लूडिंग IGST। इसका मतलब वो 6720 जो रुपए हैं वो दोनों को जोड़कर दे रखे हैं। तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट इतना, बोलो ना हाँ या ना। तो अब बताओ, अरुण अगर सेल रिटर्न कर रहा है तो आप क्या एंट्री करोगे, बताओ। सेल रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करो मेरे साथ, बस। तो तुम नालायक ही रहोगे। जब आपने सेल करी थी तो क्या चिपकाया था, आउटपुट GST। तो अब क्या करना पड़ेगा उस आउटपुट IGST को, हाँ, रिवर्सल। तो एग्जाम में अगर आप ये भूले तो बस फिर इसका मतलब सारी बात बेकार। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट वो तो है ही है, साथ ही साथ आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, रिवर्सल भी होगा IGST का टू अरुण। तो अरुण ने आपको सामान वापस कर दिया, ठीक है जी। अब फिर से देखो क्वेश्चन की चालाकी, सेल्स रिटर्न कितने की हुई उसने ये नहीं बताया, और IGST 12% तो आप लिख ही नहीं सकते अलग से, लेकिन उसने क्या वैल्यू दे रखी है आपको, दोनों को जोड़कर क्या आया है 6720, उसने ये बता रखा है आपको। तो अब क्या आप निकाल सकते हो कि सेल रिटर्न में अलग से कितने रुपए लिखने पड़ेंगे, बताओ। पहले आपको पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम अब दोबारा से वही वर्किंग कर लेते हैं। हम सेल्स रिटर्न को क्या लेट कर लेते हैं, x। तो मान लेते हैं सेल्स रिटर्न है x।
तो IGST कितना हो गया? 12% ऑफ x। ठीक है, तो अब आपकी एक इक्वेशन बन गई x प्लस 12x बाय 100, दोनों को जोड़कर हमें पता है 6720 है। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के मुझे भी बताओ कि कितनी आएगी। बताइए जी, कितनी आ रही है? 6000। ओके, तो इसका मतलब आपको अरुण ने जो सामान वापस भेजा वो कितने का भेजा है? 6000 का, 6000 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेल्स रिटर्न के आगे 6000, और 6000 का यानी 6000 का आप 12% कैलकुलेट करो तो 720 आ गया IGST। तो देखो टैली भी हो गया, तो दोनों को जुड़कर पता लग गया 6720। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो अरुण ने आपको सामान वापस लौटा दिया। तो अब मैं डायग्राम पर दोबारा ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि अरुण बरुण का खेल चल रहा था ना। तो अरुण ने जो आपको सामान वापस लौटाया वो एक तरह से 6000 का वापस लौटाया। मतलब आपने जो 6000 का बेचा था वो डब्बा आपके पास वापस आ गया। अब आगे पढ़ना, 9th पॉइंट को अब आगे कंटिन्यू करो, दोबारा से रीड करो। अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6720 इंक्लूडिंग IGST। अब आगे लिखा है विच वर रिटर्न्ड टू वरुण। आपने अब इस डब्बे को देखो भाई ध्यान से, ये डब्बा आपको अरुण से वापस आ गया। अब आपने ये डब्बा किससे खरीदा था? ओरिजिनली वरुण से खरीदा था, चंडीगढ़ वाले। तो अब आपने अगर वही डब्बा जो वरुण से खरीदा था, तो आप इस डब्बे को अब किसे वापस लौटा दोगे? वरुण को। तो ये डब्बा अब आप क्या कर रहे हो? एक तरह से परचेज रिटर्न। समझ आ गया पॉइंट? तो आपने जो वरुण से ओरिजिनली डब्बा खरीदा था, अब वो डब्बा आप वरुण को वापस लौटा दोगे, तो ये क्या बन गया? परचेज रिटर्न। समझ आ गई जी कहानी? बोलो ना हाँ। तो अब वरुण को डब्बा वापस लौटाने की यानी परचेज रिटर्न की एंट्री बोलिए। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। वरुण डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वेरी गुड। तो ये मानस को नहीं पता था। बताओ मानस, टू इनपुट IGST क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि रिवर्सल हो गया। परचेज करने के टाइम पर आपने डेबिट कर रखा था ना, तो परचेज रिटर्न के टाइम पर उसको क्रेडिट करके रिवर्सल करना जरूरी है। अब इस एंट्री का अमाउंट जो बच्चा बताएगा सही, उसे मिलेंगे 10 लाख रुपए। और इसका आंसर तो बड़े बड़े बच्चे गलत बताते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये कह रहे हैं मानस बाबू की परचेज रिटर्न में 6000, नीचे 720 और वरुण में 6720। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने वरुण से 6000 का जो डब्बा खरीदा वो आपने वापस लौटा दिया। ठीक है, तो भाई सबका यही कहना है। ठीक है, तो अब इस पे मैं आपको उपाधि दे देता हूँ नालायक की। तो ये तो हो गया जी गलत आंसर, मुबारक हो। और मज़ेदार बात है कि अगर आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे भी शायद आपको यही आंसर मिल जाए, जो कि गलत है। इंटरनेट, अरे लो वो कह रहा है इंटरनेट भी गलत है। बताओ,
भाई इंटरनेट पे मानस ने जाके मान लो टाइप कर दिया आंसर, तो इंटरनेट सही है इस बात की क्या गारंटी है? जब मानस यहाँ बैठ के गलत बता सकता है, वही मानस कल घर जाकर इंटरनेट पे भी गलत टाइप कर देगा, तो उसमें इंटरनेट की तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तो बताओ भाई, ये डब्बा कितने का आपने वापस रिटर्न करा वो आपको बताना है। 6000 तो वैल्यू गलत मैंने कर दी, वो तो गलत है। तो बिल्कुल सही बताया। अब सुनो, आपने वरुण से जब सामान खरीदा था तो वो खरीदा कितने का था? 10,000 का, 10,000 का डब्बा खरीदा था, और आप अरुण को वही डब्बे कितने में बेच रहे थे? 20,000 में, डबल में बेच रहे थे, है ना? तो एक तरह से आपका बिजनेस मॉडल ये है कि आप जितने का खरीदते हो उससे डबल का बेचते हो। तो अगर बेचा हुआ डब्बा आपके पास वापस आया है जो 6,000 का है ना, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि वो डब्बा आपने खरीदा कितने में होगा? 3,000 में। तो बन गई बात सही। तो दैट मीन्स जो आप डब्बा परचेज रिटर्न करने जा रहे हो वो कितने का खरीदा हुआ है? आपका 3,000 का। तो ये है इसमें थोड़ी सी बुद्धिमत्ता लगाने वाला पॉइंट, जो बहुत ही कम बच्चे एग्जाम में लगा पाते हैं। तो आप सिर्फ 3,000 रुपए का ही एक तरह से डब्बा रिटर्न कर रहे हैं। समझ आ गया लॉजिक? तो 3,000 रुपए परचेज रिटर्न हो गई। अब इसका 12% बताओ। 360, तो जुड़कर बन गया 3360। ठीक है ना? तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शन थी दिमाग लगाने की। तो हमने वरुण को डब्बा वापस कर दिया। तो ये था हमारा पॉइंट 9। चलो उसके बाद तो अब सिंपल है। पॉइंट 10 में लिखा है पुनीत परचेज्ड, पुनीत हाँ में ध्यान रखना, पुनीत परचेज्ड 10 टीवी सेट्स एट ₹20,000 पर सेट एंड पेड IGST 12%। चलो पहले इतना करेंगे। अब आपने टीवी खरीदे हैं 10, 20,000 का एक टीवी है और IGST आपने 12% पे करा। चलो तो टीवी खरीदने की एंट्री बताओ जी। हाँ वेरी गुड। तो ये देखो, ये हो गई नलाई की। टीवी खरीदे हैं, टीवी। हाँ, टेलीविजन तो आपका एसेट है ना, तो टीवी अकाउंट डेबिट। तो 10 टीवी 20,000 के, तो कितना हो गया? 2 लाख। फिर खरीदने के साथ क्या चिपकाओगे? इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 12%। टू कैश अकाउंट। तो आपने टीवी खरीद लिया। ठीक है, टीवी जो है वो आपके लिए गुड्स नहीं है। गुड्स होता तो परचेज लिखते, है ना? टीवी तो आपके लिए एक एसेट है। बाकी आप परचेज भी मान सकते हो अगर आप ये मानो कि इसका टीवी का ही बिजनेस है, तो अब मैं वो भी ऑब्लिक करके लिख देता हूं, मतलब आप मानने को मान सकते हो। तो आप इसमें देख लेना, जो भी आपकी स्कूल की टीचर बोले आप वो कर सकते हो। अगर हम ये मानेंगे कि टीवी बेचना इसका मेन काम है, तो क्या होगा? ये गुड्स परचेज। और अगर आप मानोगे कि ये उसके लिए एसेट है, तो फिर हम टीवी को अलग से शो कर देंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे भी कुछ दिया था। तो आगे लिखा था, तो परचेज 10 टीवी सेट्स एट 20,000 पर सेट एंड पेड IGST। और फिर उसी के आगे लिखा है इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट 25,000 पर सेट प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। अब उसने फिर सारे टीवी बेच भी दिए, तो अब ये क्या लग रहा है आपको? गुड्स ही लग रहा है अब तो, है ना? क्योंकि फिर परचेज ही, क्योंकि 10 टीवी खरीद रहे हैं बाबूजी और 10 के 10 बेच भी रहे हैं, तो ये उसके लिए फिर एसेट नहीं होगा। तो हम इसको फिर परचेज ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा एप्ट होगा। तो हम पहले वाली ट्रांजैक्शन में परचेज ही लिख लेते हैं, क्योंकि टीवी खरीद के टीवी बेच भी रहा है, तो ये तो उसके गुड्स ही हो गए। चलो अब 10 टीवी बेचने की एंट्री बताओ जरा। बेचने की 10 टीवी कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। तो आपने 25,000 रुपए का एक टीवी बेचा, तो सेल्स कितनी हो गई? 2,50,000।
तो 2,50,000 का 6% बताओ, 15,000। तो 15,000 ईच, तो टोटल कितना आ गया? 2,80,000। तो आपने टीवी बेच भी दिए, तो पहले टीवी खरीदे और फिर टीवी बेच दिए। तो क्लियर हो गई दोनों एंट्री भाई। तो पहले टीवी खरीदे 20,000 रुपये पर सेट और फिर 25,000 रुपये पर सेट बेच दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 में लिखा है जी, पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹11,200। आपने 11,200 रुपये का इंश्योरेंस पे करा, इंक्लूडिंग इसके अंदर ही छुपा बैठा है CGST एंड SGST 6% ईच फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। चलो तो इंश्योरेंस पे करने की एंट्री बताओ जी, प्रीमियम पे करने की। क्या क्यों ड्राइंग, क्यों कुछ भी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, आपका खर्चा हो गया ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर खर्चे के साथ क्या चिपकाते हैं? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपका खर्चा हो गया। तो कैश मैं लिखूंगा भाई, कैश मैं लिखूंगा। क्वेश्चन में बोला था पे करा आपने 11,200, तो कैश में आएगा 11,200। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि प्रीमियम कितना है अलग और GST 6% कितने हैं अलग, ये नहीं बताया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा जी? निकालना पड़ेगा। तो दोबारा निकालते हैं, आ जाओ। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या लेट कर लें? X। फिर इसमें आप CGST 6% जोड़ोगे, तो CGST कितना बन जाएगा? 6%, 6x/100। और SGST भी जोड़ोगे 6%, तो SGST कितना बन जाएगा? 6x/100। तीनों को जोड़कर क्या आप दे रखा है? 11,200। तो अब आप इस गणित को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी? 10,000। तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि इंश्योरेंस जो है वो प्रीमियम 10,000 का है। ठीक है, तो अब इसका 6% बताओ कितना हो गया? 600। और SGST भी 6%, 600। तो क्लियर हो गया। तो तीनों को जोड़ के टैली भी कर गया। ओके, चलो उसके बाद नंबर 12, ये तो आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल है। सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1,00,000। आपने अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी और वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने बिजनेस में। तो पर्सनल गाड़ी बेचकर पैसा बिजनेस में ले आए, बताओ एंट्री। कैपिटल, वेरी गुड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये सिंपल है। तो आप एक तरह से अपने घर से पैसे बिजनेस में ला रहे हो, तो ये तो आपने सीख ही रखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। उसके बाद जी नंबर 13। नंबर 13 में लिखा है, इस पे भी स्टार लगा लो। गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपये वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। आपके 1,00,000 रुपये के डब्बे जल गए। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 75,000। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई हम 75,000 आपको दे देंगे। चलो ठीक है, मज़े आ गए आपके। दीज गुड्स वर परचेज्ड विद इन दिल्ली। ये गुड्स आपने दिल्ली में खरीदे थे, जिस पर आपने CGST और SGST 6% का पे करा था। चलो तो इसकी एंट्री लिखते हैं।
तो पहले आप अपने गलत वाले तुक्के मारो ज़रा। तो बताओ भाई कैसे सिखाई थी एंट्री? आपका सामान जल गया है लाख रुपए का, तो हमारे गुड्स हमें छोड़कर चले गए, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है लॉस बाय फायर, ओके। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या इसको आप P&L अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो कितने रुपए? 1 लाख। तो 1 लाख लिखते ही टीचर भी थप्पड़ मारेगी गाल पे, और मैं तो मारूंगा ही। चलो तो दोबारा से सोचते हैं जब सिखाया था तरीका। आपके कितने रुपए के गुड्स आपको छोड़ के चले गए? कितने रुपए का सामान आपका जल गया? 1 लाख का ना। तो हम क्रेडिट जो करेंगे परचेज अकाउंट को, वो तो कितना करेंगे क्रेडिट? 1 लाख, क्योंकि आपके गुड्स आपको छोड़कर चले गए 1 लाख के, राइट। और क्योंकि आप अब परचेज को क्रेडिट कर रहे हो और खरीदते समय आपने जब परचेज को डेबिट करा था तो उसके साथ इनपुट जीएसटी चिपकाया होगा, तो अब आपको परचेज क्योंकि क्रेडिट कर रहे हो तो रिवर्सल करने के लिए क्या चिपकाना पड़ेगा नीचे? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो पहले 6% ये चिपकाओ, कितना बन गया? 6000 और 6000। तो ये तो है रिवर्सल। तो पहले तो आप रिवर्सल के लिए बताओ कि रिवर्सल का कॉन्सेप्ट याद आ गया? बोलो बच्चों। जब हम परचेज करते हैं गुड्स को तो आप डेबिट करते हो ना इनपुट जीएसटी, तो अगर परचेज अब क्रेडिट हो रहा है तो साथ में इनपुट जीएसटी रिवर्स भी तो होगा, वो भी तो चिपकाना पड़ेगा। पहले इतना क्लियर हो गया? अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका कितना क्लेम एक्सेप्ट कर लिया बताओ? हाँ, तो उसके लिए लिखना है आपको डेबिट में इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 75,000, 75,000 रुपये तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको। तो नुकसान कहाँ हो गया? मतलब हुआ, लेकिन पूरा 1 लाख थोड़ी ना हो गया नुकसान आपका। समझ गए अपनी गलती? तो आपको लॉस में 1 लाख नहीं लिखना, आपका लॉस 1 लाख का नहीं है, क्योंकि 75,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो अब कितने बच गए? बस 97 तो नहीं, नशे से बाहर आओ। 25 भी नहीं, नशे से बाहर तुम भी आओ। 37, हाँ। तो इसीलिए नशे कम करने चाहिए। तो 37,000 जो बच गया, मतलब हम कहेंगे ये एक तरह का हमारा नुकसान हो गया। तो इसको आप सबसे लास्ट में लिखोगे क्योंकि ये आपका नुकसान हो गया। तो समझ आ गया? तो आपके 1 लाख रुपए के गुड्स जल गए, 75,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो बचा हुआ आपका नुकसान हो गया। चलो, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट। उसके बाद जी नंबर 14 में लिखा है परचेज्ड मशीनरी फॉर 56,000। आपने मशीन खरीदी 56,000 की, कह रहा है इंक्लूडिंग आईजीएसटी 6,000। इसमें 6,000 तो आईजीएसटी के ही इंक्लूडेड हैं। तो अगर 56,000 में 6,000 आईजीएसटी के इंक्लूडेड हैं तो मशीन अकेली कितने की बताओ? 50। तो अगर मैं अभी इतनी एंट्री लिखूं तो लिख लो चाहे आप मेरे साथ। तो मशीन अकाउंट डेबिट, खाली मशीन कितने की मानी जाएगी? 50 की। और मशीन के साथ क्या चिपकाएंगे नीचे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, वो उसने दे रखा है 6,000, वो गिवन है 6,000, है ना। तो आपकी मशीन कितने की मानी जाएगी? 50 की, और इनपुट आईजीएसटी उसने 6,000 दे रखा है। अब आगे लिखा है एंड पेड कार्टेज देयर ऑन 5,000। आपने कार्टेज 5,000 की पे करी और इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 के पे करे। तो बताओ हीरो। और कार्टेज भी। तो यही बात याद रखनी होती है।
कार्टेज भी मशीन खरीदने का ही खर्चा है और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीन खरीदने का ही खर्चा है। तो इन दोनों खर्चों को भी हम मशीन में ही जोड़ लेंगे। मतलब माना यह जाएगा कि मशीन की वैल्यू 50,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 यानी कि 65,000 है। तो ये एंट्री आपकी बनेगी टू कैश अकाउंट। तो आपने कितने रुपए पे करे? 71। वेरी गुड। तो क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 15 पर तो आपको दो दो तारे लगा के लिखना है 100%। इसमें एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जो बच्चों को जड़ से हिला देता है। तो पहले पढ़ते हैं, फिर उस पॉइंट की भी चर्चा करेंगे। तो लिखो, मतलब इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। आपके गुड्स जो हैं वो 40,000 रुपये की कॉस्ट के हैं। तो मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर। जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो। जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो ये आपके कुछ डब्बे रखे हुए हैं और इन डब्बों की जो लागत है, मतलब जो इनकी कॉस्ट है, वो 40,000 रुपये की है। फिर आगे लिखा है सोल्ड टू कपिल। आपने कपिल को बेच दिए। फिर आगे लिखा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बस, तो आप इतनी पार्ट को ब्लॉक बना लो अपनी किताब में। प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स को इस पे दो तारे लगा लेना। इस लैंग्वेज में बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। चलो, तो अब आपकी डब्बों की अगर लागत 40,000 है तो बताओ आपका मुनाफा कितना? बताओ 8,000। और मुनाफा लगाकर जब आप बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 48,000 का। तो समझ आ गई वो अंग्रेजी? ठीक है। तो अब जो है आपको धक्का लगेगा, शायद आपकी सांसें अटक जाएं, ये जानकर कि यही वो गलती है जो बच्चा करता है। अगर मुझे इस पॉइंट में स्टार लगवाना ही था तो मैं इतनी आसान चीज़ क्यों पूछता? ये तो मुझे पता है आप बता दोगे, और यही गलत है। तो आपको धक्का लगाना कि ये कैसे गलत हो गया, लगाना धक्का। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, वहाँ पे नज़रें गड़ा के रखना। उसने जो प्रॉफिट 20% बोला है, अब आपको बड़े ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है। आप 20% कैलकुलेट कर रहे हो ऑन कॉस्ट। आपने 20% किसका कैलकुलेट करा? कॉस्ट का। आपने 40,000 रुपए का 20% बताया ना, 8,000। यही थी आपकी कैलकुलेशन। जबकि उसकी लैंग्वेज दोबारा पढ़ो, उसने प्रॉफिट 20% किसका बोल रखा है? 20% ऑफ, या 20% उसने बोला है प्रॉफिट है ऑन सेल का। तो ये है क्वेश्चन की वो चालाकी जिसमें बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का मात खा जाता है। दोबारा पढ़ लो वो बक्सा। बक्से में क्या लिखा है? प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। तो आप क्योंकि भोले मासूम बच्चे हो, आप प्रॉफिट जो निकाल रहे थे अभी देखकर ओरली, वो किसका निकाल रहे थे? 20% कॉस्ट का। आपने 8,000 जो प्रॉफिट निकाला वो किसका निकाला? कॉस्ट का। जबकि वो कह रहा है 20% प्रॉफिट किसका? ऑन सेल का। तो समझ आ गया आपको अपनी गलती का खेल? तो ये तो इसका मतलब है गलत। तो मैं ये फिगर हटा देता हूं। तो अब अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन दिखा सकते हो आप कि कैसे पता चलेगा। अब कैसे करेंगे? तो आओ मैं ही सिखा देता हूं। हम सेल को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लें? लेट सेल को क्या कर लें? एक्स लेट कर लेते हैं। तो अगर मैंने सेल को एक्स लेट करा है तो अब प्रॉफिट कितना होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो है 20% ऑफ सेल। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 20x ऑफ
या x अपॉन 100, राइट। पहले इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? यहां तक किसी को परेशानी तो नहीं है? अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, आप बताना कि आप उससे सहमत हो कि नहीं। ऊपर वाले कोई हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यही होता है ना बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन। तो कॉस्ट की जगह मैं 40,000 लिख देता हूं, प्रॉफिट की जगह कितना लिख देता हूं 20x/100, और सेल की जगह कितना लिख देता हूं x। तो आप अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल सकते हो, यानी सेल निकाल सकते हो। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 40,000 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, 100 कॉमन एलसीएम आ गया, तो ये बन गया। तो 40,000 इज इक्वल टू 80x अपॉन 100। तो बताओ देयरफॉर x कितना आएगा, 40,000 इंटू 100/80। तो इसको सॉल्व करो, 50,000, राइट। तो इसका मतलब आपकी सेल जो है वो 50,000 रुपये की है। तो आप अपने सेल को 50,000 रुपये लिख सकते हैं। आपकी सेल जो है वो कितनी हो गई 50,000। तो समझ आ गया? बोलो ना हाँ या ना करो, एक तो करो। समझ आ गया? तो अब मैं आपको देखो क्रॉस चेक भी करवाऊंगा। तो अब अगर मैं सेल को 50,000 लिखूं, अगर मैं सेल को 50,000 लिखूं, तो आप 50,000 का अगर आप 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 10,000। तो देखो ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितनी है 40, आपका प्रॉफिट कितना है 10, तो 40 + 10 कितना बन गया सेल 50। तो इसका मतलब टैली हो गई बात। तो दैट मीन्स आपने जो ये गुड्स बेचे हैं ना, ये एक तरह से 50,000 के बेचे हैं, आपकी सेल आ गई 50,000। तो समझ आ गया यहां तक? तो पहले तो इतना पोर्शन निकालने में ही बच्चा गलत करता है। तो अभी पूरा सॉल्व नहीं हो गया, अभी तो आप यहां तक पहुंचे हो, 50,000 तक पहुंचे हो। अब आगे की अंग्रेजी पढ़ो, अब आपको और सांप सूंघेगा। अब आगे लिखा है 50,000 के बाद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है। फिर उसके बाद वैसे वो कह रहा है CGST एंड SGST 6% ईच, और कह रहा है फिर हमें एक चेक मिला, और चेक जो मिला वो कैसे मिला, अंडर 2% कैश डिस्काउंट। तो अब आपको प्रोसीजर याद है या नहीं कि अब 50,000 के आगे अब क्या क्या करना पड़ता है? हाँ तो करो मेरे साथ। तो पहले 50,000 का लेस करो 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिखो, साथ साथ लिखो, हवाबाजी नहीं करो। 45,000, फिर इसमें से लेस करो कैश डिस्काउंट 2%। तो 2% बताओ कितना, 900। तो कितना बच गया 44,100। फिर इसमें क्या जोड़ोगे, CGST 6% और SGST 6%। तो 6% निकाल के मुझे भी बताओ। 26 पक्का, 2646, ठीक है। फिर पूरा ग्रैंड टोटल तो 49,392। तो बेसिकली ये आपको पता चली वो सेल की, मतलब फाइनल वैल्यू टैक्स लगने के बाद। तो आपने इतने रुपए का टोटल अपना सामान बेचा। अब जर्नल एंट्री करो। ये तो था सिर्फ वर्किंग, ये तो थी वो गणित। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बताइए जी, सामान बेचने की। क्या सर हमें नहीं पता कुछ भी। बैंक अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, है ना, सेल है तो साथ में चिपकाना पड़ेगा ना आउटपुट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो सेल की वैल्यू बताओ आप, बस ये देखो, ये है नालायक बच्चा। सेल्स की फिगर कितनी, बस ये है नालायकी। तो सेल की फिगर कितनी, 45। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बताते हैं ना सेल की वैल्यू। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता, याद आया, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो बचा वो एक तरह से आपकी सेल है 45,000 की। 900 रुपये कैश डिस्काउंट वो आप अलग से डिस्काउंट अलाउड में लिख दोगे, और बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले आपको, 49,392। तो ये आपने सेल कर दी, ठीक है। चलो, तो सर ये तो हम एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाएंगे, है ना, बिल्कुल। तो यही होगा आपका और कुछ नहीं। उसके बाद है नंबर 16 लास्ट। तो नंबर 16 में कह रहा है जी, सिंपल पॉइंट, परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस। आपने एक मशीन खरीदी किसी न्यू मशीनरी हाउस से 50,000 रुपये की, ठीक है, एंड पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, और आपने पैसे मतलब चेक से दिए, बैंक से दिए या चेक से दिए एक ही बात है, और पेड बैंक चार्जेस 500, और बैंक चार्जेस भी आपने पे करे 500 के, और बैंक चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच ऑन बैंक चार्जेस, और बैंक ने 6% का CGST और SGST भी चार्ज कर लिया बैंक चार्जेस पर। चलो, तो आप इसे पूछेंगे। तो मशीन खरीदने की एंट्री बताइए जी, मशीन खरीदने की, मशीन अकाउंट डेबिट, बस। तो ये देखो, ये है नालायकी, 50,000 की तो मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी तो क्या चिपकाना पड़ेगा, इनपुट CGST चिपकाना पड़ेगा, और इनपुट SGST चिपकाना पड़ेगा। तो बताओ एक बार, 6% कितना आएगा, 50,000 का 6%, 3,000 ईच, 6%, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपने क्या भी पे करा, बैंक चार्जेस भी पे करे। तो बैंक चार्जेस पे करने की एंट्री क्या हो गई, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 रुपये टू बैंक अकाउंट, और बैंक चार्जेस जो आपने पे करे उस पर भी क्या चिपकाना पड़ेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्योंकि को बोला था ना क्वेश्चन ने कि बैंक चार्जेस पर बैंक ने क्या चार्ज करा है। देखो, जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो, सिंपल सा नियम याद रखो ना, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो या पेमेंट करते हो तो क्या उस पर चार्ज करना पड़ता है, मतलब क्या पे करना पड़ता है, इनपुट। तो बैंक चार्जेस पर भी इनपुट CGST और SGST चिपकाओ, 500 रुपये पर निकालो 6%, कितना आएगा, 500 का 6% बताओ, 30। तो 30 रुपये CGST SGST बैंक चार्जेस पर चिपका दिया। तो कुल मिलाकर आपका मतलब 3030 के CGST SGST इनपुट वाले चिपक गए। क्लियर हो गया। तो टोटल पेमेंट कितने की कर दी, 56,560। तो बेसिकली ये हो गई आपकी टोटल पेमेंट। चलो, तो समझ आ गया जी। रिवाइज कर लेना अब घर जाके ये सवाल, तब इसकी इम्पोर्टेंस बनेगी। चलो, डन।
तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।